नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास प्रोग्राम में। बिहार की जो हवा है वो चुनावी हो चुकी है और ऐसे में आज हम आपके लिए आपके नेताजी को लेकर के आए हैं। एक ऐसे नेता जो कि बहुत मृदुल भाषी हैं और साल 2015 में जब इन्होंने श्रम संसाधन का मंत्रालय संभाला था, उस वक्त से लेकर के आज तक पूरे बिहार के लिए बहुत तन्मयता से काम कर रहे हैं। और इनके विधानसभा क्षेत्र में भी जब हम गए तो लोगों से जब बात किया तो पता चला कि नेताजी ने क्या-क्या काम किया, लेकिन हालांकि उनकी कुछ समस्याएं भी थी। तो पहले एक बार हम परिचय कराते हैं आपका आज के नेताजी से। जीवेश मिश्र हैं हमारे साथ। जी नमस्कार। और ये जाले विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तो पहले एक बार जरा जाले विधानसभा क्षेत्र चलते हैं और वहां के लोगों से जानते हैं कि वो उनका क्या कहना है नेताजी के बारे माननीय विधायक जी के द्वारा बहुत सारा काम किया गया है यहाँ और विकास उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। अभी आप ये अस्पताल जो देख रहे हैं ये भी उन्हीं का देन है। 4 नगर परिषद नगर पंचायत देने का काम किए। रोड नाला हर जगह आप जाकर देख लीजिए, सारा रोड का काम बहुत अच्छा किए हैं। हॉस्पिटल के बनलखिन, रोड के ढाललखिन, सही निर्माण कलखिन, जहाँ तहाँ चापाकल दिलखिन, पिल्सन का तकलखिन, वो तब हो गया। आयुष्मान कार्ड भी हम मंत्री जी के धन्यवाद देते हैं कि उनका आसपास एरिया में एक स्कूल कॉलेज में प्रशिक्षण ले रही है, दूर दराज से लड़की आकर के। विकास तो हम लोग का नज़र में भी बहुत अच्छा है और अच्छा कर रहे हैं। बहुत ऐसा रोड का काम किए हैं, पुलिया का काम किए हैं, हॉस्पिटल का काम किए हैं, पोखरा का काम किए हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं। वृद्धा पेंशन का भी पैसा बढ़ाए हैं, बहुत ऐसा काम किए हैं। आपने देखा कि जाले विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनकी क्या सवालात हैं नेताजी से। हम अभी बात जब करेंगे तो कोशिश करेंगे कि उन सवालों को भी शामिल करें, लेकिन आज जो सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो पूरी फिजा है वो चुनावी हो चुकी है और 2-3 फैक्टर्स एक साथ आ गए। पहले आपके लिए प्रतिद्वंदी के रूप में सिर्फ राजद हुआ करती थी, अब प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, डेली एक-एक पिटारा खोल रहे हैं। क्या होगा, कोई भी आएगा। लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार बाबा साहब का जो संविधान है, भारत का जो संविधान जिसको बाबा साहब ने लिखा, वो समान रूप से सबको अधिकार देती है। तो क्या फर्क पड़ता है कोई आ जाए। हम तो विकास के नाम पर वोट मांगने जाएंगे, हमने जो काम किया है हम उस आधार पर वोट मांगने जाएंगे। तो इसमें फर्क क्या पड़ता है कि सामने कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम तो उसकी परवाह ही नहीं करते हैं, हम केवल अपने काम की परवाह करते हैं और जाले की महान जनता की परवाह करते हैं। उनके सुख दुख में खड़े रह करके उनके हित में, जनहित में, जाले के हित में जितना काम हुआ है, मैं 1 मिनट जाले का खराब नहीं किया हूं। हर दिन हर पल जाले की महान जनता के लिए काम करने का काम किया हूं। जब पटना भी बैठा हूं तो किसी न किसी विभाग का दरवाजा खटखटा करके जाले के लिए किस प्रकार कुछ सौगात पहुंचे, कैसे जाले में कुछ विकास पहुंचे, सदैव इसकी चिंता किया हूं। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है जाले की महान जनता पर कि तीसरी बार भी अवसर हम ही को देने वाले। अच्छा, पीएम का भी खास फोकस जो है इस बार मिथिलांचल पर है। पीएम ने दरभंगा में एम्स का शिलान्यास किया, एयरपोर्ट भी आ गया, मतलब लगातार जो सुविधाएं हैं वो मिथिलांचल में बढ़ ही रही है। तो क्या इसका कुछ फायदा इस बार बीजेपी को मिथिलांचल में मिलता है? देखिए, हम लोग विकास नफा नुकसान देखकर नहीं करते हैं। मिथिला, दरभंगा बिहार की दूसरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में खड़ा हो सकता है और मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने मिथिला को देखने का काम किया। कांग्रेस के सरकार में मिथिला, दरभंगा समेत पूरा मिथिला क्षेत्र अपेक्षित रहा, उपेक्षित रहा। जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, माननीय
प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, तो मिथिला को समय समय पर सौगात मिलता रहा है और उसी का परिणाम है कि आज एयरपोर्ट मिथिला के अंदर फंक्शनल है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि दरभंगा का जो एयरपोर्ट है उड़ान योजना का नंबर 1 एयरपोर्ट में अपना जगह बना लिया है। और जब हम लोग एयरपोर्ट चालू कर रहे थे पिछले चुनाव के पहले, तो जिसने मिथिला के लिए कुछ नहीं किया, वो कमेंट्स हैं सोशल मीडिया से लेके अखबार तक, वो लोग ये माहौल बना रहे थे कि ये चुनाव के लिए चालू किया गया है, चुनाव के बाद बंद हो जाएगा। उनको मैं बता देना चाहता हूं आपकी अदालत में आज बैठ करके कि 5 वर्षों से चल रहा है और हर दिन नया आयाम तय कर रहा है। अब उसको बड़े एयरपोर्ट के रूप में तब्दील करने के लिए राज्य सरकार ने भी जमीन दे दिया है और भारत सरकार ने भी राशि आवंटित कर दिया है। और उसके बाद ऐसे ही जब एम्स आया तो लोगों ने तरह तरह की बात की, ये बनेगा नहीं, ये आएगा नहीं, और क्या क्या नहीं। लीडर अपोजिशन का वक्तव्य है उसके ऊपर, जो स्वयं कभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। और मुझे प्रसन्नता है आज इस बात की कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और आज उस पर काम लग गया है। जो प्राइमरी वर्क है उसका, वह कार्य प्रारंभ है एम्स के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में एम्स बन करके दरभंगा समेत उत्तर बिहार के सभी जिलों के लिए काफी कारगर साबित होगा। और केवल उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल के कम से कम 12 से 14 जिला भी इस एम्स का लाभ ले पाए। अच्छा, चूंकि अभी बिहार में एक मुद्दा बड़ा गर्म है, वो है SIR का। विपक्ष की तरफ से लगातार अलग अलग तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, कई झूठ भी सामने निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ से हो। इन सब का आम जनता पे आपको लगता है कि फर्क पड़ने वाला है? राहुल गांधी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा वो उसको जेब में लेकर चलते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी आज तक संविधान को जेब में लेकर चलने का काम की है। और आप देखते होंगे कभी कभी जेब से निकाल के बड़े झटके में ऐसे दिखाते हैं। उनको ज्ञान नहीं है कि भारत का जो संविधान है उसका 326 अनुच्छेद इस बात की इजाजत देता है कि जो भारत का नागरिक होगा वही भारत में मतदान करेगा। राहुल गांधी के जो प्लानर है ना, इनको बार बार लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं और हर बार उनका लॉन्चिंग पैड ही खराब हो जाता है, अनसक्सेस हो जाता है। एक बार फिर तरीका है बिहार के अंदर आने का। और राहुल गांधी जब जब बिहार आए हैं तब तब एनडीए को कुछ न कुछ लाभ देकर गए हैं। आप चिंता मत करिए, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और बिहार के लोग लोकतंत्र को अच्छे से समझते हैं, बिहार के लोग संविधान को अच्छे से समझते हैं और संविधान के 326 अनुच्छेद को भी अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी को कोई अधिकार दिलाने की जरूरत नहीं है, अधिकार हमको भारत का संविधान दिया है। अच्छा, ये तो बात तमाम जो भी वो राजनीति की हुई। अब जरा आम लोगों से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसको करते हैं। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बड़ी संख्या है जो लोगों को घर मिला है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, शहरों में भी रह रहे हैं। उसके लिए क्या? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब से इसका नाम हुआ, एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, उसने गरीबी के दर्द को जो समझे हुआ था पहले से, ऐसा महान व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बना तो गरीब का घर किस प्रकार बने इसकी चिंता करने का काम उन्होंने किया। और जो 70,000 की राशि थी उसको बढ़ाकर सीधा 1,20,000 किया। और फिर अलग से उसमें शौचालय का पैसा, मनरेगा मजदूरी का पैसा, कुल मिलाकर के लगभग 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था एक प्रधानमंत्री आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया। और उसके बाद ही गांव में आवास बनना प्रारंभ हुआ। ये मानना पड़ेगा आपको। पहले आप अगर सर्वे करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखें तो पहले इंदिरा आवास के तौर पर 70,000 रुपया कांग्रेस पार्टी के जमाने में कभी 40,000 मिलता था, कभी 70,000 मिलना शुरू हुआ। भ्रष्टाचार इतना था
कि उस 70,000 रुपए सीधा खाते में नहीं जाते थे गरीबों के, वो हाथ से जाकर मुलाजिम उसको बांटते थे और उस 70,000 का 30,000 रुपए 35,000 रुपए लोगों के पॉकेट में चले जाते थे, जिसकी चर्चा कभी राहुल गांधी ने किया कि 100 रुपया भेजता हूं 15 रुपया मिलता है। उसी 100 रुपया भेजने और 15 रुपया मिलने का शिकार हो गया देश का गरीब। जब एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो गरीबों के घर 100% पैसा कैसे जाए, इसके लिए पहले गरीबों का खाता बैंक में खोला। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि खाता खुल रहा है, अब इसमें पैसे आएंगे, और उसके बाद 100% पैसा, भारत के खजाने का पैसा, राज्य के खजाने का पैसा सीधा गरीबों के खाते में भेजने का काम किया। और उसका परिणाम है कि आज गरीबों का मकान घर बनकर तैयार हुआ है। और निश्चिंत रहिए कि पीछे जिन लोगों को पैसा मिला, कांग्रेस के लोगों ने जिस पैसे को लूटने का काम किया, आने वाले दिनों में हम उसको भी चिन्हित करेंगे और उस गरीब को भी पक्के छत से वंचित नहीं रखेंगे, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसा करेंगे। जहां तक अर्बन का सवाल है, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के अंदर फेज 1 और फेज 2 मिला करके 3.5 लाख से अधिक आवास हम लोगों ने दिया। लगभग 4 लाख आवास अर्बन में हम लोगों ने दिया है। और आने वाले दिनों में छूटा हुआ कोई घर, कोई भी गरीब व्यक्ति जिनका पक्का मकान नहीं है, वह वंचित नहीं रहेंगे, ये मैं आपके कैमरे पर विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, एक पटना के लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है मेट्रो का। 15 अगस्त को कहा जा रहा था शुरू होगा, हो नहीं पाया। अब कब तक शुरू होगा? देखिए, सितंबर महीने का हमारा टारगेट है। 15 अगस्त भी ही हम लोगों ने डेडलाइन रखा था। पटना में आपको मालूम है कि हेवी रेन हुआ और थोड़ा सेफ्टी रीजन को लेकर के रेलवे के लोगों ने कुछ नए पॉइंट रेज किए। जब हम ट्रायल लेने वाले थे तो उन्होंने सेफ्टी रीजन को लेके कुछ नए मेजरमेंट उन्होंने बताया। वो सबको तेजी के साथ हम पूरा कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सितंबर के महीने में हर हालत में पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाएंगे। मेरे लिए पहले जनता का सेफ्टी प्रथम है। और चूंकि रेलवे के लोग आकर के सेफ्टी मेजर पर कुछ सवाल खड़े किए, कुछ नए टास्क दिए, तो उसको तेजी के साथ हम पूरा कर रहे हैं। कुछ हेवी रेन के कारण भी हमारा काम प्रभावित हुआ। तो ये सब पूरा करने के बाद जिस प्रकार से दिल्ली मेट्रो और पटना मेट्रो के अधिकारी लग करके काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर हालत में सितंबर महीने में इस मेट्रो को चालू करने में जो एक पैच है, एक पहला जो रूट है प्रायोरिटी कॉरिडोर का, उसको हम चालू करने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, बिहार में कई स्मार्ट सिटीज की बात चल रही है, कुछ स्मार्ट सिटी की घोषणा भी की गई। पहला स्मार्ट सिटी बिहार में मुजफ्फरपुर करने की बात की, लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट है वो कहीं पे भी ऐसा कुछ खास नहीं। आप देखने का नजरिया बदलिएगा। अब मैं 4 स्मार्ट सिटी के ऊपर तेजी के साथ काम हुआ। और आप अगर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का प्लानिंग पटना के अंदर भी हुआ। जितना मेरिन ड्राइव का इलाका आपको दिख रहा है वो स्मार्ट सिटी से डेवलप किया गया है। ये आपके जानकारी में होना चाहिए। मुजफ्फरपुर के अंदर भी हम एक मेरिन ड्राइव बना रहे हैं और ये सारा चीज स्मार्ट सिटी से डेवलप किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत सड़कें चौड़ी की गई है। कई प्रकार के काम स्मार्ट सिटी से किया गया है। आने वाले दिनों में हम लोग टाउन प्लानिंग कर रहे हैं अभी, जो अगले 50 वर्षों को फाइनल करेगा। 50 वर्षों का विजन लेकर के हम टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। पटना का टाउन प्लानिंग हमारा अप्रूव्ड भी हो गया है। आने वाले दिनों में हम उस टाउन प्लानिंग के हिसाब से ही शहर को विकसित करेंगे। इस प्रकार की पूरी योजना बना करके विभाग काम कर रहा है। और अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि वर्षों से जो लंबित पॉलिसी थी बिहार का, अभी तक बिहार में हम लोग भूमि अधिग्रहण करके कोई काम कर रहे थे। हमारे पास लैंड पुलिंग की पॉलिसी नहीं थी। पिछले कैबिनेट के पीछे कैबिनेट से बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लैंड पुलिंग पॉलिसी हम लोग का फाइनल हो गया। हम लोग उसको लेकर के आए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आने वाले दिनों में सभी 9 प्रमंडल के पैरेलल हम सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। और पटना, सोनपुर, हाजीपुर लेते हुए पूरा बेटा, ये पूरा जो एरिया होगा हमारा,
वो एनसीआर के तौर पर हम डेवलप करेंगे। इसका मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम काम करके आपको दिखेगा। स्मार्ट सिटी भी, 6 नए शहर को सेफ सिटी भी बनाने जा रहे हैं। तो ये सब काम, सभी जो जिला मुख्यालय है उसमें सीसीटीवी सर्विलांस लगाने जा रहे हैं। तो ये सब काम हमें स्मार्ट सिटी के सहयोग से कर रहे हैं। आप कभी जाकर हमारा कंट्रोल कमांड देखिए, बिहार का, पटना का कंट्रोल कमांड देखिए। कंट्रोल कमांड केवल ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं की है, हम प्रशासनिक व्यवस्था में भी उससे मदद कर रहे हैं। कहीं कोई घटना घट रही है तो 24 घंटे के अंदर हम उसको उजागर करने में सफल हो रहे हैं। उसके ऊपर हमारी तीसरी आंख है कंट्रोल कमांड के माध्यम से। तो मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, इन सारे शहरों में स्मार्ट सिटी के कारण कंट्रोल कमांड स्थापित करने के बाद हम आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे पटना को 24 घंटे हम मॉनिटर करेंगे, एक एक गली को देखेंगे। उसके लिए एक नई योजना नगर नेत्र ला रहे हैं। हमारी नजरें शहर के हर एक गली में होगा। इस बार पूरी तैयारी के बाद कहीं कहीं वाटर लॉगिंग हुआ। मैं पटना के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद त्वरित कार्रवाई करके हमने पानी निकालने का काम पटना से किया और उसमें और विजिबिलिटी आए और क्लियर हो। ये इसके लिए हम अभी नगर नेत्र ला रहे हैं कि शहर के किसी कोने में भी कहीं कूड़ा होगा, कचरा होगा, उसको हम मुख्यालय से देख करके त्वरित कार्रवाई करेंगे। तो ये अद्भुत काम हम बिहार के अंदर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको दिखेगा। नगर विकास में भी और आवास में कई जो काम है वो पीपीपी मॉडल के तहत किए जा रहे हैं। तो इसमें गुणवत्ता क्या सुधार कुछ हुआ और काम नहीं, पीपीपी मॉडल ही आने वाले दिनों में भविष्य तय करने वाला है डेवलपिंग राज्य का। ये बात जान लीजिए। जब तक पब्लिक पार्टनर में नहीं आएगी सरकार का, जिनको व्यापार के ऊपर बरदहस्त प्राप्त है, वैसे अनुभवी कुशल लोग सरकार के पार्टनर के तौर पर काम नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हम राज्य को तेजी के साथ विकसित राज्य नहीं बना सकते हैं। इसलिए पीपीपी मॉडल आज पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड है और बिहार के अंदर भी अभी हम पहला काम करने जा रहे हैं नगर विकास आवास से इस पटना के अंदर कि पटना के सभी 11 यूएलबी को मिला करके एक जगह कचरा जमा करेंगे और उससे आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 15 मेगावाट बिजली बनाएंगे, इथेनॉल गैस बनाएंगे उसके साथ हम, और उससे हम खाद भी बनाएंगे, जैविक खाद बनाने का काम करेंगे और लैंडफिल साइट का भी काम उस कचरे से करेंगे। तो कचरे को किस प्रकार हम उपयोग करके उसको हम ईंधन में बदल सकते हैं, ये पहला प्रारूप पीपीपी मॉडल पर पटना में 514 करोड़ की लागत से करेंगे। ये देश का पहला अपने आप में मॉडल है जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है और 30% राशि भी उसमें देने की सहमति भारत सरकार ने दिया है। और बाकी सारा पैसा आप समझ लीजिए कि लगभग 400 करोड़, पौने 400 करोड़ रुपए पब्लिक पार्टनरशिप से आएगा। राज्य सरकार का एक पैसा भी उसमें नहीं लगेगा। तो ये चमत्कार है कि नहीं है। और 15 मेगावाट बिजली निकालेंगे और शहर के लोगों को बिजली देंगे। तो जब तक इस मॉडल को नहीं लीजिएगा, राज्य कहां से उतना पैसा लाके एक चीज का विकास करता रहेगा। तो पीपीपी मॉडल इस समय दुनिया के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और जो कुशल व्यवसायी हैं उनको अपने क्षेत्र में आकर सरकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे लाना चाहिए। अच्छा, अभी आप बिजली की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का जो घोषणा की और लोगों को मिला भी इस महीने से, लेकिन एनडीए की सरकार फ्री वाला जो 20 था उससे काफी दूर रहती थी। फ्री देने से लोगों को खुद देना भी नहीं। देखिए, आधुनिक भारत के विश्वकर्मा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी है और आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार है। और विश्वकर्मा का काम है कि जहां रचना है वहां रचने के लिए सरकार का काम है राशि खर्च भी करना। और बिहार के अंदर एक जमाना वो था जब बिजली आती नहीं थी, एक जमाना ये है कि बिजली जाती नहीं। ये बदला हुआ है बिहार के अंदर।
तो जब बिजली आज लोगों की नीड बन गई है, आवश्यकता बन गई है, तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे नागरिक के अंदर बिजली को लेकर के वो मूलभूत आवश्यकता में आज बिजली शामिल हो गया है। अगर आप देखें तो किसी जमाने में जब मैं 15 में एमएलए हुआ तो लोग सड़क के लिए फोन करते थे कि सड़क बना दीजिए। अब अगर बिजली 10 मिनट के लिए कट जाए तो लोगों का फोन आता है बिजली गायब हो गया, बिजली नहीं है। कहीं फॉल्ट से भी बिजली कट जाए तो फोन आता है बिजली कट गया। ये बदलाव हुआ है। एक वो जमाना था 2005 के पहले का कि 700 मेगावाट बिजली बिहार के पास था। एक ये जमाना है कि आज 8400 मेगावाट बिजली खपत बिहार कर रहा है। ये बदलाव हुआ है। एक वो जमाना था कि 500 किलोमीटर से भी कम ग्रामीण सड़कें बिहार में थी। आज 419 किलोमीटर ग्रामीण सड़क केवल जाले में बनाया हूं। ये बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। और यह समय की मांग थी कि जो मेरा मालिक है लोकतंत्र का, जनता, बिहार की महान जनता अंधेरे में ना रहे, पैसे के अभाव में उसको बिजली मिले ना मिले ऐसा ना हो जाए, उसको बिजली किस प्रकार मिले। प्रदेश के मुखिया ने इसकी चिंता किया, प्रदेश की एनडीए की सरकार ने इसकी चिंता किया और सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि 125 यूनिट बिजली जो हर व्यक्ति के हर घर, गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक उनका बल्ब न बंद हो, उनका पंखा बंद न हो जाए, रुक नहीं जाए, इसकी चिंता करने का काम अगर किसी संवेदनशील सरकार ने किया है तो उसका नाम एनडीए सरकार है, नीतीश कुमार है। अच्छा, चलते चलते जरा छोटी छोटी सवालों का आप जवाब दे दीजिए। सीएम का फेस नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के बाद दूसरा चेहरा है। क्यों दूसरा खोज रहे? दूसरे की जरूरत क्या है ये बता दीजिए। अब देश में मेरा नेता एकमात्र नेता है, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता। तो होगा ना, तो मतलब मैं बता रहा हूं ना, इस देश के अंदर एनडीए के पास नेता भी है, नीति भी है, नियत भी है। इसलिए देश का विकास एनडीए ने किया है। और देश के अंदर भी मेरे पास एक ही नेता है जो मैंने कहा ना, जो सर्वप्रिय है, मनप्रिय है, जनप्रिय है, लोकप्रिय है, अति प्रिय नेता है। उनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। और बिहार के अंदर भी मैं पहले कहा कि बिहार का विश्वकर्मा के रूप में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। तो मेरे पास तो नेता है ही, तो दूसरा नेता क्यों खोज रहे हैं? और जहां तक दूसरे नेता का सवाल है तो सभी मंत्रिपरिषद के साथी, उप मुख्यमंत्री से लेके मंत्रिपरिषद के साथी सभी नेता ही है ना। इंजन एक ही होता है ना। तो इंजन एक होता है और एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और राज्य मिला के। और बिहार में हमारे नेता पर हमको भरोसा है, जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को इस चुनाव में आप कैसे? मुझे मालूम नहीं प्रशांत किशोर, मुझे कभी कभी, मैं अगर प्रशांत किशोर की आप चर्चा कर दिए तो बताना पड़ेगा, मैं उन पर बोलना चाहता नहीं रहता। नहीं, ज्यादातर लोग उनके बारे में बोलने से बच नहीं बच नहीं रहे। मैं बोलना चाहता ही नहीं उनके ऊपर। आप लोग उनको बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनकी चर्चा कर करके। पहले तो वो नहीं, चर्चा रणनीतिकार रहे होंगे, आज भी वो किसी के रणनीतिकार है। आज आप ये मत समझिए कि वो चुनाव लड़ने और बिहार को दशा दिशा देने आए। आज भी वो रणनीतिकार हैं महागठबंधन के। चूंकि उनके चेहरे पर वो महागठबंधन के साथ होते तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जिस घटक वोट को तोड़कर वो महागठबंधन को दिलाने का प्रयास करते हुए महागठबंधन को नहीं मिलता। इसलिए महागठबंधन और ममता बनर्जी जी इंडी अलायंस के इशारे पर अलग पार्टी खड़ा कर करके एनडीए के कुछ वोट को काटने के लिए एक रणनीति के तहत आए हैं। न ये मुख्यमंत्री बनने आए हैं, न ये उप मुख्यमंत्री बनने आए हैं। बस एनडीए का वोट काटने की रणनीति से उनको महागठबंधन के साथियों ने हायर करके उनको मैदान में उतारा है। लेकिन मैंने पहले कहा, ये लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र बिहार ने दिया है दुनिया को। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े बड़ों का यहाँ पसीना छूटा है तो जितने भी हाथ पांव मार लें, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना बिहार जानता है। और जिसने 20 वर्षों से बिहार को बदला है, बिहार को बदलने का काम किया, जो मैं अभी कह रहा था कुछ समय पहले कि एक वो जमाना था कि बैटरी साइकिल पर बांधकर हम लोग
चार्ज कराने शहर में जाते थे और मोबाइल लेकर के टाउन में जाते थे और कहते थे जनरेटर वाले बाबू जरा मोबाइल चार्ज कर दो, जनरेटर चला के। एक वो जमाना था, एक ये जमाना है। इसलिए बिहार के लोग विकास पर भरोसा करेंगे, बिहार के लोग एनडीए सरकार पर भरोसा करेंगे, बिहार के लोग नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और प्रशांत किशोर जी चाहे जितनी ताकत लगा लें, तेजस्वी यादव और महागठबंधन को सत्तासीन करने के लिए उनका ख्वाब अधूरा रह जाएगा। और आप लिख कर रख लीजिए कि 2010 से भी बुरा हाल 2025 में राजद का होने वाला, ये लिख कर रख लीजिए, चाहे प्रशांत किशोर जितना जोर लगाए। 2025 में फिर से नीतीश पक्का है। कहीं कोई धुंधलापन, आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, मुझे बता दीजिए, कहीं कोई दिख रहा है धुंधलापन? जनता क्लियर है और भारी मेजोरिटी के साथ, बड़ी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। किसी द्वंद्व में कोई ना रहे। और बिहार की महान जनता एक वोट खराब करने वाली नहीं है। चाहे जितना जोर लगा लें, जिसका नाम अभी आप ले रहे थे, जितना जोर लगा लें, वो एक रणनीति का पार्ट है। वो कुछ भी बनने नहीं आए हैं, बिहार के लिए कुछ भी करने नहीं आए हैं। वो क्या करेंगे सबको मालूम है और बिहार की जनता धीरे धीरे इस बात को समझ रही है। खैर, आपने आज सुना, योगेश मिश्रा हमारे साथ थे, बेबाकी से जनता के सवाल और हमारे सवाल का जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि जो सवाल जाने की जनता पूछ रही थी, जो सवाल बिहार की जनता जिसका जवाब जानना चाह रही थी, वो आज जरूर मिल गया होगा। फिलहाल चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए आज हमें इजाजत है। अगले एपिसोड में हम फिर किसी आपके नेता को, प्रिय नेता के साथ में होंगे और आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे।